नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग और आज हम चर्चा करने वाले हैं 15 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। तो आज का जो वीडियो वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही काम का होने वाला है। आपको वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो आप इस एक्सीलेंट गुरु यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा पसंद आए तो आप कमेंट करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ही आप क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर नहीं आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, पहले वीडियो देख लो, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लेकिन पहले आप वीडियो अच्छे से देख लो। आज हम चर्चा करेंगे 15 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं 10 क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं, और ये 10 क्वेश्चन आपकी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीपीयू हो, सीएसएसएल हो, या फिर जीडी हो, एमटीएस हो। अगर हम बात करते हैं बैंक लेवल की, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, सभी के लिए है। इसी प्रकार से हर एग्जाम के लिए, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देखना, शेयर करना वीडियो को, क्योंकि आपके जो रिलेटिव हैं उनको भी फायदा मिले इस वीडियो को, इसलिए शेयर करना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 15 जुलाई का करंट अफेयर, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ली सीन लूंग किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। ली सीन लूंग किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, कहने का मतलब दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये किस देश के बने हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, सिंगापुर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री बने हैं फिर से, वो कौन बने हैं? ली सीन लूंग बने हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो पीपुल्स एक्शन पार्टी है, ध्यान से समझना इस बात को, पीपुल्स एक्शन पार्टी द्वारा सिंगापुर में हुए आम चुनावों में जीत हासिल करने के बाद ली सीन लूंग एक बार फिर से सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बेहद जरूरी बात मैंने आपको बताई। आप अच्छे से इस बात को समझोगे कि जो मैंने आपको बताया कि जो हमारी ये मतलब ये जो पार्टी है जिसका नाम है पीपुल्स एक्शन पार्टी। क्या नाम है? पीपुल्स एक्शन पार्टी, जो सिंगापुर की एक पार्टी है। तो सिंगापुर की जो पार्टी है, इस पार्टी ने क्या किया, आम चुनाव जो हुए थे उसमें जीत हासिल कर ली, और एक बार फिर से जीत हासिल करके किसको प्रधानमंत्री बना दिया? ली सीन लूंग को प्रधानमंत्री बना दिया। यहां पर बात आई है कि ली सीन लूंग किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ध्यान रखना पीपुल्स एक्शन पार्टी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, सिंगापुर की अगर चर्चा करते हैं तो सिंगापुर की राजधानी का नाम है सिंगापुर सिटी। क्या नाम है? सिंगापुर सिटी। मुद्रा का नाम है सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति का नाम है हलीमा याकूब। क्या नाम है? हलीमा याकूब। हलीमा याकूब राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री की अगर बात करते हैं तो दोबारा कौन बने हैं? प्रधानमंत्री बने ली सीन लूंग बने हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी थी सिंगापुर के बारे में और इस प्रधानमंत्री के बारे में। उम्मीद कर सकते हैं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, और टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन दोस्त। क्या नाम है? ऑनलाइन दोस्त। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों को ये पता नहीं है कि ये सर्च कहां पर करना है, तो ये सर्च आपको करना पड़ेगा टेलीग्राम की ऐप के ऊपर। व्हाट्सएप की तरह एक टेलीग्राम का ऐप होता है, उसको आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपके मोबाइल वगैरह नंबर लगा के उसके बाद उसको चालू करना है। उसके ऊपर सर्च बटन आएगा, उस सर्च बटन में आपको ये ऑनलाइन दोस्त नाम लिखना है। उसके ऊपर आपको सर की फोटो लगी मिलेगी, उसको ज्वाइन कर लेना। तो वहां पर आपको रोजाना पीडीएफ दे दिया जाता है, ठीक है ना। प्रत्येक क्लास का पीडीएफ आपको वहीं पर मिलता है। इसको आप भूलना मत, अच्छे से इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में ई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई लोक अदालत आयोजित की गई? अच्छा, ई लोक अदालत आयोजित किस राज्य में की गई है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी छत्तीसगढ़ जो राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य में ई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई लोक अदालत का आयोजन किया गया था, ठीक है। ई लोक अदालत का आयोजन कहां पर किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया। अच्छा, ये ई लोक अदालत होती क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी, जिसमें पक्षकार और वकील को न्यायालय में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह घर में बैठे ही क्या कर सकते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने मामले को निपटा सकेंगे। यानी जो भी
जो भी हमारे मतलब जो भी मतलब वकील होता है और जो भी मतलब कोई मतलब पक्षकार होता है, या फिर उसकी हम बात करते हैं कोई मतलब गवाह होता है या फिर कोई अपराधी होता है, गवाह या फिर अपराधी होता है या वकील होता है, तो उसको कहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको न्यायालय में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यायालय में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो घर बैठे क्या कर सकते हैं, अपने मामले को निपटा सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम बोलते हैं ई लोक अदालत। क्या बोलते हैं? ई लोक अदालत बोलते हैं। अच्छा, ई लोक अदालत का जो शुरुआत है वो कहां पर की गई? छत्तीसगढ़ में की गई। छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर जिला है, छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर जिला है, इस बिलासपुर जिले में क्या की गई है? ई लोक अदालत शुरू की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ई लोक अदालत शुरू की गई है। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका नाम है पी.आर. रामचंद्र मेनन। पी.आर. रामचंद्र मेनन, ठीक है ना, पी.आर. रामचंद्र मेनन। इन्होंने इसका क्या किया? इन्होंने इसका क्या किया? उद्घाटन किया। तो ये बात पे आप अच्छे से ध्यान रखनी है, लेकिन ये बात पे आपको अच्छे से ध्यान रखनी है बाबू। उम्मीद कर सकते हैं ये बात आपको अच्छे से ध्यान रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। देखिए ध्यान से, छत्तीसगढ़ की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 2000 को की गई थी। कब की गई थी? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, ठीक है। अच्छा, राजधानी का नाम है नया रायपुर या फिर अटल नगर। नया रायपुर या फिर अटल नगर, ठीक है ना, नया रायपुर या फिर अटल नगर, इसके बारे में आप ध्यान रखोगे। इसके आगे देखिए, फिर इसके आगे देखिए आप अच्छे से, आगे है मुख्यमंत्री का नाम भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री का नाम क्या है? भूपेश बघेल, ठीक है ना, ये बात पे आप अच्छे से ध्यान रखोगे। उसके बाद है राज्यपाल का नाम है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके क्या है? इसके राज्यपाल हैं। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? पी.आर. रामचंद्र मेनन। क्या नाम है? पी.आर. रामचंद्र मेनन, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता? क्वेश्चन क्या है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझोगे कि 2020 जो फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 वो किसने जीता है? तो उनका नाम है केसंग डी थोंगटोक। क्या नाम है? केसंग डी थोंगडोक। केसंग डी थोंगडोक। इन्होंने क्या किया? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता। अच्छा, ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान से देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, यानी प्रत्येक वर्ष ये दिया जाता है। वार्षिक का मतलब प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। उसके आजीवन योगदान के लिए, यानी कहने का मतलब जो व्यक्ति भारतीय सिनेमा में अपना योगदान देता है, उस योगदान के लिए क्या दिया जाता है? ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के अंदर योगदान देने वाले व्यक्ति को। केसंग डी थोंगडोक की अगर बात करते हैं तो ये क्या थे? एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता थे, और इन्होंने इनको चीलुपो एक फिल्म मान सकते हो, इसके लिए क्या दिया गया था? इसके लिए पुरस्कार दिया गया था चीलुपो के लिए, ठीक है ना, चीलुपो के लिए। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे, चीलुपो के लिए। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। 3 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ की गई है? यानी झगड़ा टक्कर, इसको आप, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा या फिर टक्कर। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज किस भारतीय खिलाड़ी के खिलाफ की गई है? तो मैं आपको बता दूं, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के खिलाफ। किसके खिलाफ? भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत की गई है, ठीक है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने बीमा कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की मंजूरी दी है? अच्छा, आपको यह बताना है कि किसने बीमा कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की मंजूरी दी है। आप ध्यान रखोगे, किसने दी है? IRDAI ने दी है। किसने दी है? IRDAI ने दिया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। IRDAI ने
बीमा कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की क्या दी है, मंजूरी दी है। उम्मीद कर सकता हूं यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की जो मंजूरी है बीमा कंपनियों को, वो किसने दी है, IRDAI को आई ने दी है। अच्छा, इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से, एक स्टैंडर्ड कोविड विशिष्ट उत्पाद तैयार किया है। इस पॉलिसी का लाभ 18 से लेकर 65 वर्ष के बीच के जो व्यक्ति वो क्या कर सकेंगे, उठा सकेंगे। जिस व्यक्ति का बीमा है उसको ये कोरोना कवच बीमा पॉलिसी मिलेगी। ठीक है। अच्छा, यहां पर बात IRDAI की है, तो IRDAI की फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखोगे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। अगर हिंदी के अगर आप याद रखोगे तो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इसकी क्या है, फुल फॉर्म है हिंदी के अंदर। इसका मुख्यालय कहां पर है, हैदराबाद में। इसका मुख्यालय कहां पर है, हैदराबाद में है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बीमा कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की जो मंजूरी है वो किसने दी थी, IRDAI ने दी थी। इसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा कर ली। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जैक चार्ल्टन का निधन हो गया, वे कौन थे। जैक चार्ल्टन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो आप ध्यान रखोगे ये क्या थे, एक फुटबॉलर थे। क्या थे, फुटबॉलर थे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक फुटबॉलर थे जैक चार्ल्टन, जिनका क्या हो गया, हाल ही में निधन हो गया। क्या हो गया, निधन हो गया। चलिए इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। इंग्लैंड की 1966 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे जैक चार्ल्टन का निधन हो गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं 1996 में देश के सबसे प्रतिष्ठित मानक पुरस्कार आइरिश सेन को क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखोगे, आयरिश पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था जैक चार्ल्टन को, जो इंग्लैंड टीम के फुटबॉलर थे। इंग्लैंड टीम के क्या थे, फुटबॉलर थे, फुटबॉल खिलाड़ी थे, जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। और दोस्तों जब इंग्लैंड की टीम 1966 में विश्व कप जीती थी, उस विजेता टीम के ये क्या थे, सदस्य रहे थे जैक चार्ल्टन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। फुटबॉल टीम से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रिया, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, हाल ही में ऑस्ट्रिया में स्पीलबर्ग के रेड बुल रिंग में हुए स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स 2020 की रेस किसने जीती। अच्छा, स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स 2020 की रेस किसने जीती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। जो कहां पर हुई थी, ऑस्ट्रिया का जो स्पीलबर्ग है उसके रेड बुल रिंग में ये क्या हुई थी, रेस हुई थी, जिसका नाम था स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स 2020। इस रेस को किसने जीता, तो इस रेस को जीता था लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीता था, लुइस हैमिल्टन ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। लुइस हैमिल्टन ने ऑस्ट्रिया में स्पीलबर्ग का जो रेड बुल रिंग था उसमें जो स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स 2020 जो रेस हुई थी उसको जीता है। इस क्वेश्चन के बारे में और डिस्कस करते हैं। देखिए, इस साल 2020 फार्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो तो दूसरी बार हो गई थी। यानी ये जो फार्मूला 1 रेस है ये तो कितनी बार हो चुकी है, 2 बार हो चुकी है 2020 में। और ये जो स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स है ये कितनी बार हुई है, सिर्फ 1 बार हुई है। कितनी बार हुई है, 1 बार हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। तो फार्मूला 1 वर्ल्ड जो चैंपियनशिप है वो तो 2 बार हो चुकी है 2020 में, और स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स जो रेस है वो 1 बार हुई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स रेस को किसने जीता, लुइस हैमिल्टन ने जीता, जो ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग के रेड बुल रिंग में आयोजित हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ACC ने कोविड-19 के कारण एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है। ACC का मतलब जो एशिया का जो क्रिकेट काउंसिल है, ACC मतलब एशिया क्रिकेट काउंसिल, ACC ने कोविड-19 के कारण एशिया कप जो टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का टूर्नामेंट, उसको कब तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं जून 2021 तक के लिए, जून 2021 तक के लिए इसको क्या कर दिया है, स्थगित कर दिया है। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में, यह टूर्नामेंट पहले सितंबर 2020 में होना था, जो अब जून 2021 में होगा। भारत टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम है और पिछले 2 टूर्नामेंट जीतकर डिफेंडिंग चैंपियन भी है। पिछले 2 एशिया कप किसने जीते हैं, भारत ने जीते हैं, ध्यान रखना। और सबसे सफल टीम कौन सी है, भारत ही है इस एशिया कप के अंदर। एशिया कप पहले 2020 के सितंबर महीने में होना था, लेकिन अब वो जून 2021 तक के लिए क्या कर दिया है, स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी। किसने किया, ACC ने किया, एशिया
जो एशियन जो क्रिकेट काउंसिल है उसने क्या क्या कर दिया, इसे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को आगे बढ़ा दिया 2021 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया। विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो विश्व मलाला दिवस जो मनाया गया था वो 12 जुलाई को मनाया गया था। कब मनाया गया था, 12 जुलाई को मनाया गया था। ठीक है, ये बात तो आपको ध्यान रखनी है, 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया गया। अच्छा, लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाने के कारण तालिबान की गोलियों की शिकार बनी मलाला यूसुफजई का जो जन्मदिन है वो 12 जुलाई को आता है। और इस 12 जुलाई का जो दिन है वो पाकिस्तान और पूरी दुनिया में मलाला दिवस के रूप में मनाया गया। इंपॉर्टेंट बात है, यानी जो मलाला यूसुफजई है उनको 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, है ना। लड़कियों की शिक्षा की इन्होंने आवाज उठाई थी और इसके कारण इनको गोलियों का सामना भी करना पड़ा था। और इनका जो जन्म है वो 12 जुलाई को आता है। और इसी दिन 12 जुलाई का दिन किसके रूप में मनाया जाता है, विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिन को मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यानी यूएन के द्वारा इस दिन को मनाए जाने की घोषणा की गई थोी। वैसे संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूं। इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस, स्थापना 24 अक्टूबर 1945, सदस्य देश 193। उसके बाद इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। लेकिन मैं आपको बताता हूं 1 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक के जो इंपॉर्टेंट डे हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं 1 जुलाई की। 1 जुलाई को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, तो डॉक्टर दिवस भी कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस भी कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। कनाडा दिवस भी कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। चार्टर अकाउंटेंट डे है वो भी कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये 4 दिवस किस दिन मनाए जाते हैं, 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। इसी प्रकार से 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। यूएफओ दिवस, विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया जाता है, 2 जुलाई को मनाया जाता है। अगर 4 जुलाई की बात करते हैं तो यूएसए का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 4 जुलाई को मनाया जाता है। जिस प्रकार से भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, उसी प्रकार से यूएसए का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, जुलाई 6 यानी 6 जुलाई की अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड जूनोसिस डे कब मनाया जाता है, 6 जुलाई को मनाया जाता है। फिर बात आती है 11 जुलाई की, तो 11 जुलाई को 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस और राष्ट्रीय सादगी दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस और राष्ट्रीय सादगी दिवस, ये दोनों दिवस कब मनाए जाते हैं, 11 जुलाई को मनाए जाते हैं। इसी प्रकार से 12 जुलाई को पेपर बैग डे और विश्व मलाला दिवस। विश्व मलाला दिवस और पेपर बैग डे, यानी विश्व मलाला दिवस के साथ साथ में पेपर बैग डे भी कब मनाया जाता है, 12 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर हम 14 जुलाई की बात करते हैं तो बेस्टिल दिवस कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये सारे दिवस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मैं बार बार आपको रिपीट करवाता रहूंगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दिवस आते जाएंगे, वैसे वैसे मैं आपको करवाता जाऊंगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, अच्छे से आप इसको याद करते जाइए। आपको लास्ट तक मैं पूरा कन्फर्म याद करवा दूंगा, जिस प्रकार से मैंने आपको जून महीने के याद करवाए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का 10वां क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है। यानी रेलवे को कब तक ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है भारतीय रेलवे ने, यह आपसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं साल 2030 तक भारतीय रेलवे ने रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की क्या की है, घोषणा की है। ठीक है ना, रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा कब तक की है, साल 2030 तक। कब तक, साल 2030 तक। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, ग्रीन रेलवे का मतलब क्या, देखिए समझिए इस बात को। रेलवे ने 2030 तक विभिन्न उपायों को अपनाकर अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य करके पूरी तरह से हरित होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी जो मतलब धुआं निकलता है, जो कार्बन निकलता है, उस कार्बन उत्सर्जन को बिल्कुल शून्य कर दिया जाएगा 2030 तक। ट्रेनों से जो मतलब कार्बन उत्सर्जित होता है ना, धुआं उत्सर्जित होता है, उस उत्सर्जित धुएं को कम कर दिया जाएगा, बिल्कुल शून्य कर दिया जाएगा। और रेलवे को क्या कर दिया जाएगा, पूरा हरित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन रेलवे बोलते हैं। इस रेलवे ने इस पहल के तहत रेल लाइनों के विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्षता सुधारने और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करने जैसे उपाय अपनाए जाएंगे। रेलवे ने बड़ी लाइन के जो सभी मार्ग हैं उनको दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण करने का भी क्या किया है, लक्ष्य निर्धारित किया है।
है ना। दिसंबर 2023 तक जितने भी बड़े बड़े रेलवे लाइन उनका क्या कर दिया जाएगा, विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। अब विद्युतीकरण कर दिया जाएगा तो धुआं नहीं निकलेगा, जिससे क्या होगा, कार्बन कम होगा। तो इस प्रकार से 2030 तक बिल्कुल कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की घोषणा की है भारतीय रेलवे ने, और भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये सेशन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करेंगे जय हिंद जय भारत का आप एक जरूर कमेंट करेंगे, जिससे कि मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और ये भी पता चलेगा आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।